एमपी की पॉलिटी, एमपी की पॉलिटी। तो कितने हिस्से आपको पढ़ाना है एमपी में? तो एमपी अब आने वाले एग्जाम पे एमपी का वेटेज हो गया है लगभग 50 अंकों का। कितने का? 50 का। आधा एमपी और आधी बाकी की दुनिया। तो एमपी में आपको क्या क्या पढ़ना रहता है? एक तो एमपी का इतिहास, और क्या पढ़ना रहेगा? एमपी की कुछ नहीं, एमपी की क्या? राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था। और क्या पढ़ना पड़ेगा? एमपी का भूगोल। और क्या पढ़ना पड़ेगा? एमपी की अर्थव्यवस्था। और क्या पढ़ना पड़ेगा? एमपी का आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। और क्या पढ़ना पड़ता है? अलग से पढ़ना पड़ेगा। जब वैसे तो जनजातियां आर्ट कल्चर का हिस्सा है, लेकिन अलग से दे दिया है उन्होंने जनजातियों को। इसके अलावा विविध भी देखना होता है। तो कुल मिलाकर के इतना सारा खंड है, 7 खंडों में, और प्रत्येक खंड में लगभग 6-7 टॉपिक हैं, जिसमें एमपी की पॉलिटी तो है ही है, आर्ट कल्चर और जनजातियां। इसको एक बार फिर से पढ़ाएंगे पुनः नए सिरे से, लेकिन चूंकि ये आपको पढ़ा चुके हैं, इतिहास भी पूरा ही पढ़ाना है, राज्य व्यवस्था भी पूरी पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ना है 28 अप्रैल के पहले, पूरा पूरा का पूरा। लेकिन कुछ विषय पहले पढ़ा चुके हैं, इसलिए उनको बाद में देखेंगे। पहले हिस्से पे आपको जल्दी निपट जाएगा एमपी की राज्य व्यवस्था, और इसमें रटने का ज़्यादा है। टोटल क्वेश्चन आएंगे 5, 2 या ढाई तो रहते ही नहीं है, 3, 2 या 3 क्वेश्चन रहेंगे टफ, और 2 ही क्वेश्चन रहते हैं इजी। और एमपी पीएससी के प्रीलिम्स में सिलेक्शन के लिए एमपी में आपको 50 में करीब 42 क्वेश्चन सही बनाने पड़ेंगे, कम से कम 42। तो एमपी की पॉलिटी पढ़ना है आपको। तो देखिए, वैसे तो जब हम संविधान पढ़ाएंगे तब एमपी की पॉलिटी को डिटेल में दिखवाएंगे कि एमपी की पॉलिटी में आपको क्या क्या देखना है, लेकिन अभी आपको मोटे मोटे तौर पर बता दे रहे हैं कि जैसे जो चीज़ वहाँ पर भारतीय संविधान में पढ़ते हैं, उसका ही बहुत सारा हिस्सा हमको राज्य में पढ़ना पड़ता है। राज्य व्यवस्था का मतलब ये होता है राज्य की व्यवस्था, और राज्य का मतलब देश भी है और प्रदेश भी है। ठीक है, जो भी भौगोलिक इकाई, जिसका भी एक निश्चित भूभाग हो, निश्चित क्षेत्रफल हो, अपनी जनसांख्यिकी हो, जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के लिए स्वतंत्र हो, उसे राज्य कहते हैं। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले, चीन से कोई संधि करना है या कोई युद्ध करना है तो भारत स्वतंत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश तो स्वतंत्र नहीं है। तो जब हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं तब मध्य प्रदेश राज्य नहीं रहता है, मध्य प्रदेश भारत की एक इकाई है। लेकिन जब यहाँ पर अपन राज्य व्यवस्था करते हैं तो यहाँ पर केवल और केवल यहाँ की राज्य सरकार से हमारा मतलब होता है। तो हमारे यहाँ पर किसी भी स्टेट पर जब हम पॉलिटी को पढ़ते हैं तो मुख्यतः उसमें हम सरकार के 3 अंगों को पढ़ते हैं, जैसे कि एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। विधायिका का मतलब यहाँ की विधानसभा, या विधानसभा के अलावा विधान परिषद। तो ये विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, ये सब पॉलिटी का हिस्सा है, उसमें डीप में बात करेंगे। यहाँ पर एमपी की पॉलिटी में एक्चुअल मामले को देखेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं है, ये भारत का संविधान है और भारत के संविधान का एक हिस्सा है केवल मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। अपन छोटे गोले को पढ़ रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट तो इंडियन पॉलिटी के लगते हैं, और उस इंडियन पॉलिटी के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन ही एमपी की पॉलिटी में लगता है। तो जैसे कि अपने यहाँ पर केवल विधानसभा के चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन यूपी चले जाओगे तो विधानसभा के अलावा विधान परिषद के भी चुनाव होते हैं। तो विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर के विधानमंडल बोलते हैं। अपने यहाँ पर विधानमंडल का कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने यहाँ पर विधानसभा है। जबकि आप यूपी चले जाओगे तो काहे का है, विधानमंडल का, विधानसभा का भी, विधान परिषद का भी है। तो आपको पढ़ना है यहाँ पर विधानसभा। फिर आपको पढ़ना है मध्य प्रदेश में विधानसभा का मतलब कानून बनाने वाले, मध्य प्रदेश के लिए कानून बनाने वाले। इसका मतलब क्या हो गया, विधायिका। कानून बनाने का मतलब विधान बनाने वाला, विधान बनाने का मतलब विधायिका, और जिस जगह पर बैठ करके विधान बनाएंगे वो क्या है, विधानसभा। और जो विधान बनाएंगे वो कौन है, विधायक। और जिस इलाके से चुन करके आएंगे वो होंगे विधानसभा क्षेत्र। तो कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक रहते हैं और उन्हीं टॉपिकों को अपन को देखना रहता है। तो पहला टॉपिक आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना पड़ता है, पहला टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश में विधायिका। एमपी में राज्य व्यवस्था तो शुरू हो गई, इसमें पहला टॉपिक क्या है, एमपी में विधायिका। तो जब एमपी में आप विधायिका देखेंगे तो आप देखेंगे कि एमपी में कितनी विधानसभा सीटें हैं, पहले विधानसभा के चुनाव कब हुए थे, वर्तमान विधानसभा के चुनाव कब हुए, अभी तक कितनी बार विधानसभा बन चुकी है, मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी थी, पहले कितनी थी, अभी कितनी है, क्या पहले से इतनी है,
पहली विधानसभा की जब चुनाव हुए थे उसका इलेक्शन कब हुआ था, उसमें कितने लोग जीत करके आए थे, उसमें महिला विधायकें कितनी थीं, उसमें एससी सीटें कितनी हैं, उसमें एसटी सीटें कितनी हैं, ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि जब मध्य प्रदेश की विधानसभा हम बना देंगे तो फिर ये देखेंगे कि कानून वगैरह तो बन गया, अब इस कानून को इम्प्लीमेंटेशन की लेवल पर जाना है, तो कानून का अनुपालन कौन कराएगा। तो फिर कानून के अनुपालन के लिए सेकंड नंबर पर आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में कार्यपालिका, तो सेकंड नंबर पर क्या देख रहे होंगे, मध्य प्रदेश में कार्यपालिका। और जब इन कानूनों का ठीक तरीके से क्रियान्वयन नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई घोड़े में लगाम तो जरूरी है कि नहीं है, और घोड़े की उसी लगाम को क्या कहते हैं, न्यायपालिका। तो ये 3 टॉपिक आपके मुख्यतः एमपी की पॉलिटी में रहते हैं। अब जब एमपी की विधानसभा में बहुत सारे तथ्यों को आप देख रहे होंगे तो फिर आपको सेपरेट देखना पड़ेगा कि एमपी की विधानसभा में प्रमुख पदाधिकारी कौन है। तो विधानसभा में ये सभा है और कोई भी सभा का सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, मुखिया। इस क्लास के मुखिया कौन, हम। वैसे ही विधानसभा का मुखिया कौन रहेगा, विधानसभा का अध्यक्ष। अध्यक्ष हर दिन हम नहीं आते तो दीपेंद्र सर आ जाते हैं, तो अध्यक्ष ना रहेगा तो कौन रहेगा, उपाध्यक्ष। ये चीज आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विधानसभा में एक चीज और रहती है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा विधानसभा में एक तरफ तो सरकार बैठी रहती है, मतलब कि अभी वर्तमान में मोहन यादव एंड कंपनी, और इसके अलावा दूसरे तरफ पर इनके विपक्षी बैठे रहते हैं। उन विपक्षियों में भी बहुत सारे विपक्षी दल रहते हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसमें से अपना एक मुखिया चुनता है जिसे विपक्ष का नेता कहते हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री को। तो एक पोस्ट और कौन सी होती है यहाँ पर, विपक्ष का नेता। तो विधानसभा जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये 3 पोस्ट आपको देखना पड़ेगी। पीएससी में आजकल अभी एक ही साल ऐसा सवाल देखने को मिला है जब शायद बलराम जाखड़ के किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया था कि किस राज्य का मुख्यमंत्री है। तब से ये भी पढ़ना पड़ता है कि अब विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, किस क्रम में थे, कौन विधानसभा अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष नहीं था, किस क्रम पे थे, कितनी महिला बनी, कितने पुरुष बने, कौन किस राज्य से था, अगर एमपी से था तो किस शहर में पैदा हुआ था, कौन भारत के अंदर पैदा हुआ, कौन भारत के बाहर पैदा हुआ, दुनिया भर की उनकी कुंडली। तो ये 3 पदाधिकारी भी आपको पढ़ना है। इसी तरीके से जब कार्यपालिका पे आप देख रहे होंगे तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री, लेकिन नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। तो आप कार्यपालिका को पढ़ेंगे और कार्यपालिका में पॉलिटी के वही बेसिक थ्योरीज को पढ़ेंगे, लेकिन एमपी के परिप्रेक्ष्य में, और वो चीजें संविधान में पढ़ाई जाएंगी, भारतीय संविधान तो हम ही पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें कार्यपालिका में आपको क्या देखना पड़ेगा कि कार्यपालिका पे एक तो नाम मात्र का मुखिया होता है और एक वास्तविक मुखिया। नाम मात्र का मुखिया अपने यहाँ पर राज्यपाल हैं, अभी कौन है, मगन भाई, और राज्यपाल के अलावा वास्तविक मुखिया कौन होता है, सीएम। सीएम के अलावा आजकल एक और पोस्ट निकल गई है जिसे डिप्टी सीएम कहते हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में इस वाली विधानसभा के पहले 5 बने थे शायद, अब 7 हो गए। अब कितने हो गए, 7। अभी 2 नए डिप्टी सीएम भी हो गए। तो अब राज्यपाल के केवल नाम नहीं, राज्यपाल के नाम याद होने चाहिए और राज्यपाल के नाम क्रम से याद होने चाहिए, और क्रम से नाम भर याद नहीं होने चाहिए, उनका जन्म क्या हुआ था और उन्होंने राज्यपाल के अलावा और जीवन में क्या किया है, यहां से भी सवाल आ जाता है। यदि ये एमपी के राज्यपाल के अलावा और कहीं के राज्यपाल रहे हैं तो ये भी आ जाता है। इनमें से जो स्टार्टिंग के राज्यपाल रहे होंगे, मतलब 1957-56 में जब भी विधानसभा बनी, तो इनमें से कुछ लोग तो संविधान सभा के भी मेंबर रहे होंगे, क्योंकि संविधान सभा भी 1946 से 1950 तक अस्तित्व में रही है। तो इनमें से कोई संविधान सभा का मेंबर होगा, कोई कहीं और का राज्यपाल रहा होगा। जैसे कि अभी आनंदीबेन पटेल यूपी की राज्यपाल हैं, वो शायद एमपी की भी रह चुकी हैं, वो तो गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन फलानी जगह का सीएम रहा है, कौन इसमें से यहाँ का राज्यपाल रहा है, वहाँ का रहा है। इनमें से कोई दिग्गज व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, कोई उनकी पुस्तकें भी आ सकती हैं, उपाधि। तो ये वाला हिस्सा जो पदाधिकारियों वाला हिस्सा है, ये पदाधिकारियों वाला हिस्सा भी थोड़ा सा याद करने में जटिल रहता है, ये आपको याद करना है। न्यायपालिका में भी, न्यायपालिका दरअसल हमारी जो रहती है, न्यायपालिका हमारे यहाँ की एकल न्यायपालिका है। पूरी की पूरी न्यायपालिका जुड़ी हुई है, जैसे विधायिका और कार्यपालिका, यहाँ की विधायिका वहाँ की विधायिका, इन दोनों को अलग तरीके से देख सकते हो, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट के फैसले को सीधे कहाँ चुनौती दे सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। तो न्यायपालिका का जो बेसिक फंडामेंटल्स लगता है, जो बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, वो बेसिक प्रिंसिपल इंडियन जुडिशरी सिस्टम के ही लगते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक थोड़ा सा। तो इसमें आपको न्यायपालिका की पूरी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की हैं, लेकिन इसमें आपको केवल पढ़ना है भारत में कहां पर, सॉरी मध्य प्रदेश में कहां पर हाई कोर्ट है। 3 तरीके के शब्द इस्तेमाल होते हैं। एक तो मुख्यालय, मुख्यालय को बोल देते हैं कि हाई कोर्ट का मुख्यालय कहां पर है, तो आपका जबलपुर।
हाई कोर्ट के अलावा एक दूसरा शब्द इस्तेमाल होता है जिसे बोला जाता है बेंच या खंडपीठ। क्या बोलते हैं? खंडपीठ। खंडपीठ के अलावा एक सर्किट बेंच शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि एमपी में अभी तक कितने मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं, कितनी महिला बन चुकी हैं। इन मुख्य न्यायाधीशों की भी सूची आपको याद होना चाहिए, कौन कहां से जन्मा है, कौन किसके बाद बना है, कौन इसमें से ऐसे न्यायाधीश हैं कि कुछ न्यायाधीशों को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है। तो कितने लोग कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर अपॉइंट हो चुके हैं, क्या कोई मुख्य न्यायाधीश मध्य प्रदेश में ही जन्मा है, ये सब भी देखना पड़ता है। इन 3 टॉपिकों के बाद चौथा टॉपिक एक और रह जाता है जिसे बोला जाता है स्थानीय स्वशासन। क्या बोलते हैं? स्थानीय स्वशासन, जिसको पंचायती राज कहते हैं, जिस पर नगरीय पंचायत और जिला पंचायत को आप देखते हैं। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़ना है। 4 ही टॉपिक हैं। एमपी में विधानसभा और उसके पदाधिकारी, एमपी में कार्यपालिका एवं उसके पदाधिकारी, एमपी में न्यायपालिका एवं उसके पदाधिकारी और एमपी में पंचायती राज। भारत में पंचायती राज नए सिलेबस में दिया है कि नहीं अभी मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन इसमें आपकी कोशिश यही होगी कि पंचायती राज की डिटेल में बात अपन यहीं पर कर लें। मसलन वहां की पूरी समितियां, वहां पे समितियों के क्या क्या सुझाव हैं, है ना, किस तरीके की व्यवस्था है, क्या जिला पंचायत, क्या जनपद पंचायत, कैसी ग्राम पंचायत, क्या ग्राम सभा, क्या इनका कोरम, क्या 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, बहुत सारी चीजें। तो ये 3 चीजें मैं आपको ये है तथ्य बेस्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा इंडियन पॉलिटी में। यहां पर आपको स्थानीय स्वशासन में कॉन्सेप्ट और तथ्य, इसका पूरा इतिहास, पहली बार स्थानीय व्यवस्था कहां पर थी, चोलों के टाइम पर थी कि कहां पर थी और कैसे धीरे 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 लॉर्ड रिपन के बाद ये धीरे धीरे आगे पहुंच गई, यही सारी चीज़ें आपको पढ़ाना है। तो एमपी का पहला टॉपिक क्या है आपका? एमपी का विधायिका। तो अब जिन लोगों को नहीं नज़र आ रहा है इसमें ब्लर की वजह से, तो वो लोग अपने में देखें, आप लोगों को शायद टॉपिक में दे दिया गया है, ठीक है, वो टॉपिक में आपको दे दिया गया है। इस पर देखिएगा, इस पर पेन कैसे चलेगा आशीष? कहाँ साइड से? देखिएगा, पहला टॉपिक आपका यहां पर लिखा हुआ है एमपी में विधायिका। फिर उसके बाद एमपी में विधायिका के बाद ये तीनों इसके सब टॉपिक हैं। एमपी में विधायिका के बाद तीनों क्या है उसके सब टॉपिक, कि ये एमपी में विधायिका है। और एमपी में विधायिका के बाद ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है एमपी में सीटों का आवंटन। तो कुल मिलाकर के ये विधायिका के अलावा कि भाई अपने यहाँ के भी तो सांसद, राकेश सिंह यहाँ पर अभी तक सांसद थे जो अभी यहाँ पर वो हो गए, तो ये भी देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश की एक तो विधानसभा, लेकिन जो केंद्र का चुनाव होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा रहते हैं, तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में तो एमपी पे ही इलेक्शन होंगे, लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा का, जब मोदी जी वाला चुनाव होगा, तो हमारे यहाँ से कितने लोग चुन के जाएंगे लोकसभा के लिए, कितने लोग राज्यसभा के लिए जाएंगे। यहाँ पर विधानसभा की सीटों की संख्या का मतलब यहीं पर ही विधानसभा की सीटें हैं। तो ये इसी का एक सब टॉपिक है कि एमपी में विधायिका, या हम इसके लिए तीनों के लिए कॉमन नाम दे सकते हैं दोनों टॉपिकों के लिए, एमपी में विधायिका एवं लोकसभा में नेतृत्व, ऐसा कुछ आराम से टॉपिक दे सकते हैं। या ये तीसरा टॉपिक है एमपी में राष्ट्रपति शासन। तो देखिए, विधानसभा का जब इलेक्शन होता है तो बहुमत दल का नेता जो रहता है, सदन का जो नेता रहता है, वो मुख्यमंत्री बनता है और वो सरकार बनाने का दावा ठोकता है राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उसको आमंत्रण देते हैं, वो अपनी सरकार बनाता है। लेकिन कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि किसी दल को बहुमत ही ना मिले, किसी दल को बहुमत ना मिले, सबसे बड़े दल को भी पूरी गठजोड़ के बाद, पूरे गठबंधन के बाद भी बहुमत ना मिल पाए और कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, या वर्तमान सरकार कोई ऐसा कार्य कर बैठे, या वर्तमान सरकार से कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती हो जाए कि लग जाए कि यहां पर अब संवैधानिक और प्रशासनिक संकट उठ के खड़ा हो गया है, तो ऐसी स्थिति पे भारत की सरकार भारत के सभी राज्यों की सरकार से बहुत आगे है, या यूं कहें कि सब राष्ट्रपति के तो अंडर ही हैं। तो ऐसी स्थिति की सरकार को डिसमिस करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाता है। अभी तक ऐसा कितनी बार हुआ है कि एमपी की सरकार किसी भी मोर्चे पर नाकामयाब हुई है, और मध्य प्रदेश की सरकार के नाकामयाब होने के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति को यह महसूस हुआ, आर्टिकल 356, एक और आर्टिकल रहता है 356 के अलावा 365, 2 आर्टिकल हैं, तो 356 या 365 की स्थिति पे संवैधानिक विफलता के कारण वहां की सरकार को बर्खास्त करके वहां का शासन सीधे किसको दे दिया जाता है? राष्ट्रपति को। तो ये एक और सेपरेट टॉपिक जैसा ही है, लेकिन ये पहला टॉपिक ही है कि एमपी की विधानसभा एवं लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व,
पहला टॉपिक यही हो गया एमपी की विधानसभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, और इस पे नेतृत्व। एक और टॉपिक की एमपी में राष्ट्रपति शासन की स्थिति, या मध्य प्रदेश में संवैधानिक तंत्र की जब भी विफलता हुई है तो राष्ट्रपति शासन, ये एक टॉपिक हो गया। कितनी बार लगा है, जब लगा था तो उस समय सीएम कौन थे, उस समय राज्यपाल कौन थे, क्या कारण से लगा है, कितनी अवधि तक लगा है, क्यों लगा है, ये सारी चीजें। फिर ये आपका एक और फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक क्या हो गया आपका एमपी में कार्यपालिका, थर्ड टॉपिक क्या हो गया एमपी में न्यायपालिका, और चौथा टॉपिक क्या हो गया एमपी में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण में हो जाएगा तो ग्रामीण पंचायती राज, और जब शहर में होगा तो नगरीय शासन या नगरीय प्रशासन, एक विभाग ही होता है नगरीय प्रशासन विभाग। तो ये 4 टॉपिक आपके हो गए। तो यही चारों टॉपिकों को आपको पढ़ना है, लेकिन आपका जो ज़्यादा टाइम लगेगा वो लगेगा पदाधिकारियों को लेकर के। जब आप पढ़ेंगे विधानसभा के अध्यक्ष पूरी सूची, विधानसभा के उपाध्यक्ष पूरी सूची, विपक्ष के नेता, एक और पोस्ट होती है प्रोटेम स्पीकर, एक और क्या रहता है प्रोटेम स्पीकर। विधानसभा अध्यक्ष, जब विधानसभा नई नई आती है तो आप ही में से, ये विधानसभा है, आप ही में से एक व्यक्ति सदन की कार्यवाही चलाएगा, मुख्यमंत्री नहीं। मुख्यमंत्री का काम विधान बनाना नहीं, उसका काम तो विधान में बनाने में शिरकत करना मुख्यतः काम है, उनको लागू करवाना, उनका क्रियान्वयन कराना। लेकिन जब रोज रोज विधान बनेंगे तो कोई मुखिया अलग से चुना जाएगा, तो विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन पहली बैठक में कोई व्यक्ति तो ऐसा आए जो इलेक्शन करवाए और आपसे पूछे कि भाई आप लोग बताओ सभी लोग कि आपका कौन है मुखिया। तो जो एक व्यक्ति जो एक दिन के लिए यहाँ पर आता है और सभी विधायकों को शपथ दिलाता है और फिर अगले दिन ये बोलता है कि आप में से मुखिया कौन, तो उस अस्थायी अध्यक्ष को ही विधानसभा या लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, जिसे हिंदी में सामयिक अध्यक्ष कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र में या हमारे संविधान में सामयिक अध्यक्ष वाली शब्दावली बहुत कम चलती है, ज़्यादातर चलती है प्रोटेम स्पीकर। तो एक और अधिकारी को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, कौन सा है वो प्रोटेम स्पीकर। जैसे इस बार अभी जो विधानसभा चल रही है इसके प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव थे, 9वीं बार शायद या 10वीं बार विधायक बने हैं। तो आम तौर पर परंपरा रही है कि जो सबसे सियाना विधायक, सियाना का मतलब यहाँ पर सियाना नहीं, सियाना, एजेड, तजुर्बेदार, अनुभवी, ऐसे व्यक्ति को कि हाँ तुम ही हो अब्बा जी, तो तुम ही जाओ और इलेक्शन वगैरह करवाओ, एक प्रॉपर विधानसभा अध्यक्ष अपॉइंट कराइए, वो भी उसी का मेंबर है, लेकिन उस दिन वो बाबूजी बन के आएंगे और उन्हीं बाबूजी को क्या बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो इतने तरीके के अधिकारियों को आप देखोगे, और मुख्यतः आपको राज्यपाल और सीएम को पूरी तरीके से खखोर देना है। राज्यपाल और सीएम को ऐसा पढ़ लेना है कि यदि यहां से क्वेश्चन आए तो अब आपका ना बिगड़े। अगर इतनी चीजों को आप पढ़ते हुए याद करोगे तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, जाने देंगे क्या है, इससे कहीं से जाने देंगे। तो ये आपका वो है, ठीक है, समझ गई, लेजर कट। तो ये क्या है आपका टॉपिक। अब देखिए, अब यहां पे ये तो आपका इंडेक्स है, तो ये देखो ये लिखा हुआ है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। ये कार्यपालिका के अधिकारी हो गए। यहां पर विधायिका के अधिकारियों के लिए हम अलग से क्या लिखवा सकते थे, विधानसभा, तो यहां पर क्या रहेगा विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यहां पर शिफ्ट हो सकते थे, कार्यपालिका में ना होकर के यहां पर आ सकते थे, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर, तो ये बाकी के 3 कहां पर आ जाएंगे, यहां पर। न्यायपालिका में कौन रहता है, एक तो न्यायाधीश और एक होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का मतलब क्या होता है, एजी साहब, एडवोकेट जनरल, सरकार का वकील। सरकार का जब पक्ष रखना होगा तो कौन रखेगा, सरकार, महाधिवक्ता। और फिर स्थानीय स्वशासन आप देख रहे होंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपने यहाँ पर, जिले में जिला पंचायत, जनपद में जनपद पंचायत और ग्राम में ग्राम पंचायत, तो ये सब देखेंगे। तो ये आपका कुल मिलाकर के इतना हिस्सा जो आपका नोट्स का है, जो आपको ग्रुप में मिला होगा, ये एक प्रकार से केवल इंडेक्सिंग है, ये केवल इंडेक्सिंग है। और इंडेक्सिंग के बाद फिर आपके बाकी के टॉपिक, ये पूरा रिमूव कैसे होगा, ऐसे ही होगा। चलो कर देते हैं, ऐसे ही कर देते हैं, सिखा देना हमको भी ये सब। अब देखिए, इसके बाद आप पहला पेज देख रहे हैं, अभी ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर भी नहीं जाते बनता हमसे तो। हाँ, अच्छा ये ओके। तो अब देखिए ये आपका टॉपिक है, तो इसमें अब देखिए यहां से आपका पहला टॉपिक शुरू हो गया। अब पहले टॉपिक को हम इंडेक्सिंग के तौर पर आपको दे रहे हैं। पहला नंबर का टॉपिक है आपका एमपी राज्य में विधायिका का विकास। पहला टॉपिक क्या है, एमपी राज्य में विधायिका का विकास। तो ये वाली, तो इसको यही ना ले आए, नहीं आएगी, आ तो गई, इतना ही तो बनता नहीं हमसे। तो ये आपका पहला टॉपिक क्या चालू हुआ, एमपी में विधायिका। पहले टॉपिक का नंबर क्या है,
एमपी में विधायिका, या एमपी में विधायिका के अलावा आप कह सकते हैं कि एमपी में विधायिका, लोकसभा, राज्यसभा संबंधित नेतृत्व। और इस पहले टॉपिक के क्या क्या सब टॉपिक बन सकते हैं, तो इस पे ए पॉइंट क्या लिखा हुआ है, राज्य में विधायिका का विकास। ए पॉइंट क्या है, राज्य में विधायिका का विकास, ये ए पॉइंट है आपका, राज्य में विधायिका का विकास। बी पॉइंट देखिएगा कि बी पॉइंट पर ये पूरा हिस्सा इसी का जाएगा। बी पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि एमपी में विधायिका का विकास कैसे हुआ है, या इसको विधायिका का विकास की जगह कहेंगे कि एमपी में विधायिका का सामान्य परिचय। ये क्या बन सकता है, एमपी में सामान्य परिचय। दूसरा टॉपिक बन सकता है कि एमपी में विधायिका का विकास, जिसमें कि आप पूरी सीटें देख पा रहे होंगे कि कब कितनी सीटें मध्य प्रदेश में रही हैं। थर्ड नंबर पर आप ये देख रहे होंगे कि इसी से संबंधित और तथ्य क्या हैं। जब आप एमपी में विधानसभा की सीटें देखेंगे तो अभी तक विधानसभा की सीटें एमपी में कितनी रहती थी, 230 + 1। एक सीट एंग्लो इंडियन विधायक के लिए सुरक्षित रखी गई थी। अभी 104वां संविधान संशोधन हुआ है और उस 104वें संविधान संशोधन के तहत ये जो एक एंग्लो, यहां से मैडम लोबो बना करती थी, याद है आप लोगों को, तो अब वो वाला जो प्रावधान है वो खत्म कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत। अब ये +1 गायब हो गया और अब केवल कितनी सीटें रह गई हैं, 230। तो यही सारे तथ्य आपको देखना पड़ेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आप ये देखेंगे कि एमपी में विधानसभा का नाम क्या है, एमपी में विधानसभा का नया नाम क्या है, इसका उद्घाटन, इसका वास्तुकार, इसका चित्रकार, इसकी स्थिति और वगैरह वगैरह, 1998, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब आपको रटना पड़ेगी। इसके बाद देखिएगा इसी के आगे अगला टॉपिक क्या है आपका, तो अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन। ये विधायिका का ही हिस्सा है या इसको सेपरेट माना जा सकता है, जबकि विधानसभा या विधायिका असफल हो जाए तब इसको सेपरेट टॉपिक आप मान सकते हैं। एमपी में राष्ट्रपति शासन के बाद फिर सीधे टॉपिक क्या शुरू हो गया है, एमपी में कार्यपालिका। तो एमपी में कार्यपालिका पर आप क्या पढ़ रहे होंगे, राज्यपाल। तो ये राज्यपाल की बेसिक इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सबके लिए बराबर है। ये किसी भी जगह के, भारत के किसी भी राज्यपाल के लिए ये वाले प्रावधान एक ही हैं और ये अनुच्छेद क्या है, संविधान के ही, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ये तथ्य आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है इंडियन पॉलिटी, ये इंडियन पॉलिटी का राज्यपाल या एमपी पॉलिटी का राज्यपाल, और ये केवल किसका हो जाएगा, एमपी पॉलिटी का राज्यपाल। फिर उसी तरीके से जब आप आगे जा रहे होंगे तो फिर ये लिखा हुआ है मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री अगर सामान्य परिचय है तो ये किसका है, देश के संदर्भ में या पूरे संविधान के संदर्भ में, और जब ये आ जाएंगे ये तथ्य किसके हो जाएंगे, एमपी के संदर्भ में। फिर आप आगे जा रहे होंगे तो फिर आप देख रहे होंगे पदाधिकारी, विधानसभा अध्यक्ष, उसके बारे में कुछ तथ्य, उपाध्यक्ष, उसके बारे में कुछ तथ्य, ये नेता प्रतिपक्ष को ही विपक्ष का नेता कहते हैं तो उसके बारे में कुछ तथ्य, प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ तथ्य, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ तथ्य। और अगला टॉपिक क्या चालू हो गया है, मध्य प्रदेश में न्यायपालिका। तो मध्य प्रदेश में न्यायपालिका देखेंगे तो पहले नंबर पर क्या लिखा हुआ है इसमें, उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय ये सबके लिए, लेकिन जब मध्य प्रदेश में न्यायाधीश पढ़ रहे होंगे, इसका मतलब मैंने ये स्क्रॉल करके आपको केवल ये बताने की कोशिश की कि इसमें इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ाई हालांकि नहीं गई है, लेकिन इंडियन पॉलिटी के भी कुछ प्रावधान यहां पर हूबहू लागू होंगे और उन्हीं प्रावधान के आधार पर आपको चीजें बनाना पड़ेंगी। बाकी टेंशन क्यों लेते हो, पॉलिटी किसका विषय है, सर का विषय है, कोई दिक्कत नहीं। आशीष इसको बड़ा कर दो, अब इसको पकड़ के खींच दूं और खींच जाओ, बस। तो अब आपको याद करने वाला मामला है, तो याद करने वाला मामला आप याद करोगे मेरे साथ। तो देखिए क्या क्या याद करना है। पहले नंबर के तथ्य क्या है, हम उत्तर तो पढ़ाते ही नहीं है, पहले हम क्या पढ़ाते हैं, आपको तथ्य पढ़ा रहे हैं कि तथ्यों में क्या क्या लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा और वो करो, ये बच्चों को नहीं नजर आ रहा होगा, हमको ब्लैक कर दो लेकिन इनको वाइट, इसको डार्क कर दो, हाँ लाइट ऑफ कर दें, पगलिया कुछ नहीं दिखेगा। आशीष नहीं है क्या, देखिए इसको और जूम कर दें, देखिए इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। तो पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि पहले पेज में क्या क्या है। पहले क्या लिखा हुआ है, राज्य में विधायिका का विकास, मुझे खुद ही ब्लर दिख रहा है, राज्य में विधायिका का विकास। इस पर देखिएगा, अब आप पहले लिखा हुआ है एमपी में पहली विधानसभा का गठन। साइड हेडिंग के पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, पढ़ा कैसे जाता है ये तो बताएं, पहली क्लास में तो यही बताएंगे कि पढ़ना कैसे है। तो एमपी में विधानसभा का गठन, फिर लिखा हुआ है गठन हो गया, गठन होने के बाद प्रथम अधिवेशन,
गठन होने के बाद प्रथम अधिवेशन, इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद जैसे ही नवनिर्वाचित विधायक आ गए तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको विधायक होने का प्रमाण पत्र दे दिया, और जैसे ही वो प्रमाण पत्र वितरित हुआ तो हमने क्या बोल दिया, एमपी में विधानसभा का क्या हो गया, गठन। गठन के बाद क्या होंगे, ये पहली बार जब जाकर के बैठेंगे मध्य प्रदेश के लिए या राज्य के लिए कानून बनाने के लिए, तो दूसरा पॉइंट क्या है इसका, प्रथम अधिवेशन। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है वर्तमान विधानसभा की अवधि। ये तथ्य ऐसा कि अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है, तो ऐसे मुझे अभी शायद याद नहीं होगी कि वर्तमान में कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ है, 16वीं, देख लीजिएगा, ठीक। फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का स्वरूप क्या है या विधायिका का स्वरूप क्या है। तो मध्य प्रदेश में एक सदन है कि दो सदन है, तो यूपी में विधायिका का स्वरूप क्या है, द्विसदनीय। वहां पर विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। अब विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है ये इंडियन पॉलिटी में बताएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में विधायिका की स्थिति क्या है, एक सदनीय। तो यही है कि स्वरूप कैसा है, तो आप क्या कह देंगे, एक सदनीय विधायिका। फिर लिखा हुआ है वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी है, तो 230 + 1। अब ये +1 रहेगा कि हट जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि आप कहोगे कि 230 जो है वो अभी एक संविधान संशोधन के तहत समाप्त हो गया है। अब इन 230 सीटों में मध्य प्रदेश में एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं और एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं, तो ये भी पता चल रहा होगा कि एससी में कुछ आरक्षित हैं और एसटी में आरक्षित हैं। नंबर बड़ा है 35 और 47, तो 35 की 35 सीटें तो आपको याद नहीं कराई जा सकती, ना ही याद करना बुद्धिमत्ता का काम है। बस यही भर याद रखना है कि एससी की सीटें कितनी हैं और एसटी की सीटें कितनी हैं, ठीक है, एससी की कितनी है और एसटी की कितनी है। तो 230 में एससी की कितनी हो रही हैं, 230 में कितनी हो रही हैं, 35, और एसटी की 47, ये भी देखेंगे। फिर एक छोटी सी चीज ये लिखी हुई है यहां पर, अविभाजित मध्य प्रदेश में सीटें। इसका मतलब ये स्थिति तो सन 2000 के पहले की है, 2000 के बाद की है। अभी की स्थिति कब की है, जब एमपी और सीजी अलग अलग हो गए। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था, तो एक्चुअल में नोट्स बनाते क्रम पे ये वाला हिस्सा कहां पर जाना था, ऊपर, और बाकी की चीजें क्या होनी थी, बाद में, ठीक। तो पहले मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में सीटें कैसी थी। फिर आपको यह लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 333 क्या कहता है, 104 क्या कहता है। फिर जब ये सब होगा तब अपन पहली विधानसभा का गठन, पहली विधानसभा का अधिवेशन, और इसके बाद फिर ये बताएंगे कि प्रथम विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या रहा है, प्रथम विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या रहा है, कितनी सीटों के लिए इलेक्शन, कब इलेक्शन हुए, कितनी सीटें थीं, कांग्रेस कितनी जीती, महिला विधायक कितनी थीं, और कौन सी पार्टी ने पहली बार हिस्सा लिया है, ये सारी चीजें। और जब ये सब हो जाएगा तो फिर पहली विधानसभा को बैठा लेंगे ऑफिस में, बैठो, तो उस विधानसभा भवन का नाम क्या था, एमपी में विधानसभा का पुराना नाम क्या है। अगर पुराना लिखा हुआ है तो पुराने का मतलब ही है कि नया भी होगा, तो फिर नया नाम क्या है। फिर ये आप देखेंगे कि नए का उद्घाटन कब हुआ है, तो फिर अब पुराने को तो भूल ही जाएंगे, सब कुछ काहे पे रहेगा, नया में। तो ये नए के लिए आप पढ़ रहे होंगे कि नए भवन के बारे में क्या क्या है। तो कुल मिलाकर के इस पहले पेज को देखा जाए तो इस पहले पेज में एक बॉक्स आपको क्या याद रखना है, पहले नंबर का बॉक्स, पहला बॉक्स ये है कि मध्य प्रदेश में विधायिका का विकास। पहला बॉक्स आपका ये है पहले पेज में, ठीक। सेकंड नंबर पर आप क्या याद कर रहे होंगे, सेकंड नंबर पर क्या रहेगा, वर्तमान की स्थिति क्या है, ये क्या रहेगा, वर्तमान की स्थिति। थर्ड नंबर चीज में क्या रहेगा, मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव। ये तीसरा टॉप डब्बा क्या है, मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा चुनाव। चौथा डब्बा यह है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन कितने बन गए हैं, 2, एक रहेगा पुराना और एक क्या है, नया, इसके बारे में। और फिर आप देख रहे होंगे पहले ही टॉपिक में एमपी का लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व, एमपी का लोकसभा और राज्यसभा में नेतृत्व, ये चीज आप और देख रहे होंगे, ठीक। आशीष नहीं है क्या, उनको तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, बच्चों को कहाँ गया, उसको कॉल करके बोलो कि इसको लाइट इसका सेटअप सही करो, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, अपने उसमें देखिएगा आपने पीडीएफ में। तो ये 5 बॉक्स हैं, कितने बॉक्स हो गए, 5। पहला बॉक्स क्या है, अविभाजित एमपी में। तो देखिएगा पहले नंबर पर हम ये बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में, हम यहीं से याद करेंगे पहले बॉक्स से, पहले नंबर में 1956 में एमपी बना, 1956 में एमपी बना। तो देखिएगा एमपी बना 1 नवंबर 1956 को।
1 नवंबर 1956 को एमपी बना, लेकिन हमने पहला तथ्य ये पढ़ा अपना कि एमपी में पहली विधानसभा का गठन कब हो जा रहा है, 1 मार्च 1956। तारीख वही है 1, तारीख 1, महीना लेकिन क्या है, थोड़ा सा पुराना वाला। मतलब मध्य प्रदेश में ये तो तय चीज हो चुकी थी कि मध्य प्रदेश बनना था, फजल अली आयोग बन चुका था और सिफारिश लागू होना भर बाकी थी। इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए जा रहे हैं, और इलेक्शन कंडक्ट करा लेने का मतलब क्या है कि विधानसभा का गठन, चुनाव परिणाम के साथ क्या हो गया, विधानसभा का गठन। इसका मतलब मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन क्या एमपी के गठन के पूर्व हुआ? कथन क्या है, सही प्रतीत हो रहा है। तो एमपी के विधानसभा का गठन कब हो गया, 1 मार्च 1956। लेकिन इसका प्रथम अधिवेशन देखिएगा, प्रथम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956। 1 मार्च 1956 के बाद फिर क्या आएगा, 1 नवंबर 1956, और 1 नवंबर 1956 के बाद अगले महीने की तारीख कौन सी है, 17 दिसंबर 1956। ये दो तथ्य हमको याद रखेंगे। कहेंगे कि ठीक है साहब, मध्य प्रदेश में विधानसभा का जो गठन है वो 1 मार्च 1956 अर्थात राज्य गठन से पूर्व की तिथि 1 मार्च 1956, जबकि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956, और इसके बाद अगले महीने 17 दिसंबर 1956 को एमपी का प्रथम अधिवेशन होता है। मध्य प्रदेश में विधायिका का स्वरूप क्या रहेगा, तो आप बोल दीजिएगा एक सदनीय। मध्य प्रदेश में विधायिका का स्वरूप एक सदनीय। मध्य प्रदेश में विधान मंडल नहीं, विधानसभा है, अर्थात मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। मध्य प्रदेश में एक सदनीय स्वरूप की विधायिका है, और मध्य प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सीटें कितनी हैं, 230। मध्य प्रदेश में वर्तमान में सीटें कितनी हैं, 230। तो अगर मैं बोल रहा हूं वर्तमान में सीटें 230 हैं, तो वर्तमान का मतलब ही ये है कि अतीत में कितनी थी। यदि मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया वर्तमान में कितनी है, तो इसका मतलब अतीत में कितनी थी, तो फिर अतीत का इतिहास। पहली बार जब इलेक्शन हुआ तो वो कब हुआ, 1956, तो यही लिखा हुआ है 1957 के वर्ष के साथ इसने शुरू किया है। पहली बार 1957 में कितनी सीटें थी, फिर 1957 के बाद कुछ सीटों पे इजाफा हुआ 1976 में, कुछ सीटों पे इजाफा हुआ 1999 में, कुछ सीटों पे इजाफा हुआ या परिवर्तन हुआ सन 2000 में। 2000 में एमपी और सीजी का क्या हुआ, विघटन। तो एमपी में विधानसभा की सीटों में कब कब बदलाव हुआ, तो एक ईयर क्या हो गया, 1957। एक ईयर क्या हो गया, 1957। दूसरा ईयर क्या है, 1976। तीसरा ईयर क्या है, 1999। और 2000 में तो क्या हो जाएगा, एमपी और सीजी का अलग अलग हो जाएंगे, बट जाएंगे ये। तो आपको ये भी तथ्य कभी कभी पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब एमपी की पॉलिटी कितनी टफ आ रही है इसका अंदाजा अब नहीं है। तो एमपी में 1957 या प्रथम विधानसभा के टाइम पर कितनी सीटें थी, तो मध्य प्रदेश में प्रथम विधानसभा के टाइम पर सीटें कितनी थी, 288। कितनी थी, 288। उसके बाद 1976 में थोड़ा सा इजाफा हुआ, फिर कितना इजाफा हुआ, जर्रा सा, और 288 से कितनी हो गई, 296। 10 भी नहीं बढ़ी, 8 ही बढ़ी। 288 से कितना हो गया, 296। फिर उसके बाद देखिएगा 1976 के बाद अगला परिवर्तन कब हुआ, 99 में, काफी सालों के बाद। और ये 296 से परिवर्तित होकर के सीधे सीधे कितनी हो गई, 320। 1999 में, मतलब जब एमपी और सीजी एक थे तब की बात है, कितनी हो गई ये, 320। कितनी सीटें हो गई, 320। क्या हो गया, काय सिर हिला रहा है, सीजी का मतलब छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ठीक, सीजी का मतलब ये भी नहीं पता रहा रे भाई तुम्हें, राम आएंगे, ठीक है। तो 1999 में कितनी हो गई, 320। 1976 में कितनी, 1957 में कितनी थी, तो 288 के बाद कितनी हुई हैं, और 96 के बाद कितनी हुई हैं, पहले कितनी थी, फिर कितनी हुई, फिर कितनी हो गई, पहले कितनी थी, फिर कितनी, फिर लंबा इजाफा, और 320 के ही अंकों को पलट दीजिए। एमपी सीजी का जब वो हुआ तो 320 में 90 मिल गई उनको, कितनी मिल गई, 90 सीजी को, और बाकी की अपन को। तो अपन को कितनी मिल गई, 230। वर्तमान विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 230। तो ये वाले लॉजिक के बाद फिर ये वाला पॉइंट पढ़ना, तो वर्तमान विधानसभा सीटें कितनी है, 230 + 1। तो ये नोट्स हैं, लेकिन नोट्स, दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं आते, दूसरे के नोट्स कभी काम नहीं। नोट्स हमेशा किसके होने चाहिए, मेरे खुद के।
मैं अपने बनाऊंगा, तो मैंने बता दिया कि कैसे बना लिया है, तो ऐसे बनाना चाहिए। ठीक, तो यहां पर ये आप लिखिए इतना सब, और इसके बाद सीधे कौन सा बॉक्स आएगा, ये वाला। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन का मतलब ये समझ लीजिए कि जो व्यक्ति एंग्लो, अंग्रेज और इंडियन दोनों तरीके की, अभी एंग्लो इंडियन नहीं, इंडियन पॉलिटी में एंग्लो इंडियन बताएंगे, एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये मान लीजिए कि एंग्लो इंडियन का मतलब ये कि जिसका दोहरा तरीके का जुड़ाव हो, अंग्रेजों से भी और इंडिया से भी, दोहरे तरीके का बीच का आदमी, इसको हम क्या बोल देंगे, एंग्लो इंडियन, चितकबरा टाइप का, तो उसको क्या बोल देंगे, एंग्लो इंडियन। तो मध्य प्रदेश में या भारत देश में एंग्लो इंडियन के लोग भी राजनीति का हिस्सा बने रहें, इससे संबंधित आर्टिकल जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 333, अनुच्छेद कौन सा, 333। राज्य के लिए कौन सा अनुच्छेद था, 333, और 333 नंबर के अनुच्छेद पे लिखा हुआ है कि एक सदस्य एंग्लो इंडियन के तौर पर हर राज्य को अपनी विधानसभा में अपनी मर्जी से अपॉइंट करके देना होगा। कितना मेंबर, एक मेंबर, एक मेंबर, और वो क्या रहेगा, एंग्लो इंडियन। हमको डार्क कर दो, लेकिन लाइट जो है वो उसको एडजस्ट करो। तो एक मेंबर कौन सा रहेगा, एंग्लो इंडियन। ये किस आर्टिकल के तहत है, 333। लेकिन ये 333 का आर्टिकल बहुत लंबी अवधि तक जारी रहा, जिंदा रहा। कब तक जारी रहा, 104वें संविधान संशोधन 2019 के पहले तक। 104वें संविधान संशोधन 2019 ने आर्टिकल 333 को अब शून्य या निरस्त कर दिया है, और अब एंग्लो इंडियन विधायक का मनोनयन नहीं होता। ये मनोनयन राज्यपाल करते थे। तो अब मध्य प्रदेश में या भारत देश के किसी भी राज्य पे एंग्लो इंडियन की सीट नहीं है। तो अब मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हो गई, सीधे सीधे 230। अब कितनी हो गई, 230। अब कितनी हो गई, 230। पहले ही वाला अच्छा था भाई, हम अपने आप को काहे डार्क देखें। तो ऐसा कुछ करो ना कि हम भी लाइट देखें, वो भी लाइट देखे, करो प्रबंध उसका। तो कितनी सीटें हो गई, 230 धन 1 की 230, 230। कौन से संविधान संशोधन के तहत, 104। लोकसभा की सीटें, लोकसभा की नहीं रे, विधानसभा की सीटें एमपी में कितनी हैं, ये कब की सीटें हैं, वर्तमान की। पहले कितनी थी स्टार्टिंग में, कब, 288। अगला परिवर्तन किस साल, 1976 में कितनी। असल पे 1972 के बाद मध्य प्रदेश में कुछ नए जिलों का गठन हुआ था। उस समय का एमपी अपने यहाँ का सीजी और एमपी एक ही था। जैसे भोपाल, राजनांदगांव, ये सारे जिले बने थे। तो इसलिए कुछ लोकसभा सीटों, कुछ विधानसभा सीटों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है। 288 के बाद कितना हो गया था, 296। 288 के बाद 296, फिर जाकर के 1999 में कितनी हो गई, 320, और 2000 में कितनी हो गई, 230। 230 धन 1, और 104वें संविधान संशोधन 2019 के 230। अब देखिए, जब आप एग्जाम में अपियर हों तो एग्जाम पे अपियर होने के बाद आपको हमेशा पहली लोकसभा की सीटें, पहली विधानसभा में हुए चुनाव की सीटें और वर्तमान विधानसभा की हुई चुनाव के आंकड़े याद करना चाहिए। मसलन पहली में कितनी सीटें थीं, कितने कांग्रेस ने जीती या सत्ताधारी दल ने जीती, कितनी भाजपा ने जीतनी या भाजपा के अलावा कोई राजनीतिक दल था उसने जीता, और कितनी पहली विधानसभा में महिला सदस्य थीं। ये नंबर आपको याद करना चाहिए। ठीक यही नंबर आपको वर्तमान विधानसभा का भी याद रखना चाहिए कि वर्तमान के लिए कितनी वोटों सीटों के लिए हुआ होगा, 230। इसमें बीजेपी ने कितनी जीती, शायद 163, एक आध सीट ऊपर नीचे हो सकती है, तो एक सीट कितनी हो गई, 163। इसमें कांग्रेस ने कितनी जीती, तो आप में से किसी को पता होगा, मुझे नहीं पता, ये डेटा अपडेट नहीं किया है मैंने। तो अब ये देख लीजिएगा, अब ये नहीं कि अब नेट खोल लो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो ये कितनी और इसमें कितनी महिला हैं। अभी इसमें आंकड़ा किसका लिखा हुआ है, पुराने वाले का। तो पहला चुनाव कब हो रहा है, पहला चुनाव 57 में सीटें कितनी थी, 288 सीटें कितनी थी, 288। कांग्रेस ने कितनी जीती, 232। ये नंबर याद रखना पड़ेगा बाबू, पहली वाली पे याद रखना पड़ेगा। पहली वाली पे प्रथम विधानसभा, यहां पर क्या लिख रहे हैं हम, प्रथम विधानसभा, ये याद रखो जरा, प्रथम विधानसभा। प्रथम विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होगी, सीटों की संख्या 288। 288 सीटों में कांग्रेस ने कितनी जीती, 232। उस समय कांग्रेस ही भर, ऐसा लगता था जैसे कांग्रेस के अलावा कोई और है ही नहीं। भाई 1885 से जो राजनीतिक दल बना हुआ है,
हालांकि कुछ लोग जनसंघ वगैरह बना करके चालू हो गई थी चीज़ें, लेकिन यही पार्टी जीता करती थी। भारतीय राजनीति में 20-30 साल तक भारत में इकलौता दल ही जीतता था सत्ता में, वो कौन था? कांग्रेस। अब इसके उलट हो गया है। ठीक, तो अब ये पहले 288 में कितनी जीती थी? 232 सीटें किसकी थी? कांग्रेस की। और उसके बाद बहुत सारे राजनीतिक दल थे छोटे छोटे, उन राजनीतिक दलों का डेटा याद नहीं रखना है, एक डेटा और याद रखना है कि पहली विधानसभा में मध्य प्रदेश की कितनी महिलाएं जीती थी। तो जीतने वाली का नाम कितना है? 15। केवल 3 आंकड़ा, पहली विधानसभा के लिए कुल कितनी सीटें रखी गई थी? 288। पहली विधानसभा के लिए कितनी सीटें रखी गई थी? 288। 288 पे बताइएगा, 288 और 288 में कांग्रेस को कितनी मिलती हैं? 232। कितनी? 232। इसमें महिलाएं कितनी? 15। महिलाएं कितनी? 15। कांग्रेस कितने जीतती है? एक क्या है? 232 कांग्रेस, महिलाएं कितनी? 15। तो ये मध्य प्रदेश में विधायिका का विकास वाला जो हिस्सा है उसको हम कंप्लीट मान सकते हैं कि हमने मध्य प्रदेश में विधायिका के विकास का एक सामान्य परिचय दे दिया। अब इसी चीज को मेंस में लिखना है। तो क्या राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन के बाद ही मध्य प्रदेश के नवनिर्माण स्वरूप की भी आधारशिला रखी जा चुकी थी। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का नया स्वरूप अस्तित्व में आया, जिसमें वर्तमान एमपी और सीजी समाहित थे, जो कि उस समय क्षेत्रफल के हिसाब से एमपी का सर्वाधिक बड़ा राज्य हुआ करता था। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा के लिए जो गठन है वो 1 मार्च 1956, जबकि इसका प्रथम अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 माना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में प्रथम नए विधानसभा के गठन का विधिवत आगाज प्रथम विधानसभा के चुनाव 1957 से शुरू होता है, जिसमें कुल सीटें 288 आरक्षित रखी गई थीं। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस सर्वाधिक दल के तौर पर शामिल होती है। कांग्रेस ने 288 में से 232 सीटों पर सफलता पाई। वहीं महिला उम्मीदवारों ने भी 36 तरीके की महिला उम्मीदवारों ने चुनाव में शिरकत की, जिसमें लगभग 33% महिलाएं अर्थात 15 महिलाओं ने सफलता का परचम लहराया। मध्य प्रदेश में एक एंग्लो इंडियन विधायक का चुनाव राज्यपाल के मनोनयन से अनुच्छेद 333 के तहत होता रहा है। हालिया 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में इस नंबर की वर्तमान में विधानसभा चल रही है, जिसमें इस राजनीतिक दल ने सफलता पाई है। इस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री अमुक व्यक्ति हैं। इन्हीं चीज़ों को शब्दों में पिरोना मेंस है, इन्हीं चीज़ों को बेतरतीबी से प्री है, तरतीब के साथ लिख देना मेंस है। अंतर कितना रहता है? कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में विधायिकाओं का अंतर काहे मुस्कुरा रहे हो? का है कुछ गलत बोल दिए? गलत तो हम नहीं बोले होंगे, सही ही बोले होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कितनी सीटें थी? 288। फिर 1976 में कितनी हो गई? 296। 2 ही नए जिले बने थे तो जरा सी सीटें बढ़ेंगी। एक बढ़ा था राजनांदगांव और एक बढ़ा था भोपाल। उस समय भी राजधानी भोपाल थी, लेकिन वो सीहोर के अंतर्गत आता था। तो 1972 में कौन कौन बना? राजनांदगांव और भोपाल। तो 1976 में 288। फिर सब चले जाओ सीधे 99 में, और 99 और 2000, 99 और 2000। मामला केवल 76 वाला है, तो 76 में कितनी थी? 96। 76 के अंत में 96। अब ट्रक बना लो अपनी नौसिखिया ट्रक 6 लास्ट में क्या है? 6। तो 288 के बाद अगला 6 क्या आएगा? 296। और 1999 में कितनी? 320। और सन 2000 में कितनी? 230 प्लस 1। और 2019 के बाद कितनी? 230। प्रथम एक सदनीय विधायिका की द्विसदनीय? एक सदनीय। 333 आर्टिकल क्या कहता है? एंग्लो इंडियन का चुनाव। कितने एंग्लो इंडियन? एक एंग्लो इंडियन। कौन से संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का? 104वें। कौन से वर्ष में हुआ? प्रथम विधानसभा का विधिवत चुनाव कब हुआ? 1957। कितनी सीटों के लिए हुआ? कांग्रेस कितनी जीती? महिलाएं कितनी जीती? महिलाएं कितनी जीती? लेकिन अगर एक सवाल और हो जाए कि कितनी महिलाएं चुनाव लड़ी थी, तो उसका उत्तर क्या है? 36। तो वो नहीं आएगा कि 36 अब इतना पुराना उस टाइम पे तो हम हमारे बाप भी पैदा नहीं हुए होंगे, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। 15 की जगह क्या है? 36 उम्मीदवार। तो कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था? कितनी महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया था? 36। कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया था? तो बहुत सारे लिए होंगे, उसका आंकड़ा नहीं है भाई। अलग अलग निर्दलीय भी तो होंगे, अलग अलग पार्टी के होंगे। ठीक, ये याद रहेगा। अब विधानसभा बन गई,
विधानसभा बन गई, अब सीधे विधानसभा को क्या बोलोगे, काम धंधा करो। तो अपने आप आपको ये क्रम से, जब आप किसी चीज को सिस्टमैटिकली चलते हैं तो बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ता। एक ही बार इंस्टॉल हुआ सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल हुआ, हम एक ही बार इंस्टॉल कर रहे हैं और बार बार बोल बोल के ऐसा इंस्टॉल कर देंगे कि क्या रिवीजन के लिए। वो काहे रो रही है? ओ इचिंग, ओ इचिंग। लड़कियों को इचिंग होती है और लड़कों को क्या होती है, खुजली। आंख में क्या हो रही है? ए पगला चिंता ना कर, तू उधर जा, अभी मेरी महफिल में है, टेंशन न ले। ओ छोरा, तो पहली विधानसभा में कितने थे? 1976 में कितने हो गए? पहली में कितने थे? 1976 में, 1999 में 320 और 2000 में, और अभी +1 कब हटा दिया? कौन से संविधान संशोधन से? पहली विधानसभा के लिए चुनाव बताओ ना दिलेरी से। कुल कितनी सीटें, कितनी कांग्रेस, कितनी महिलाएं लड़ी, कितनी महिलाएं जीती? अब ये सब जीत हार के कहाँ गए? विधानसभा भवन। पुल्हाने विधानसभा एक मिंटो करके एक वायसराय हुआ करता था, मारले मिंटो सुधार, पढ़े होगे बचपन में। 1909 का कौन सा सुधार? मारले मिंटो सुधार। तो ये गड़बड़ी रही है देश की कि जब उन लोगों ने अपने नाम से नाम रखे, मतलब अंग्रेजों के नाम से, अभी इसको लॉर्ड मिंटो कहना चाहिए कि पगला मिंटो? पगला मिंटो। तो इनके नाम पे नाम होना चाहिए क्या हमारे यहाँ की कोई बिल्डिंग का? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। औरंगजेब रोड, औरंगजेब रोड होना चाहिए किसी का नाम? क्यों होना चाहिए? किसी ऐसे, महात्मा गांधी रोड होना चाहिए? होना चाहिए। महात्मा गांधी भवन होना चाहिए? होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कम से कम हमारे देश का तो हो। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, जेपी नगर, जयप्रकाश नगर है, वाह। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर एक ये जच्चा बच्चा वाला अस्पताल है स्टेशन के पास, इसको बोलते थे एलगिन। क्या बोलते थे? एल। गांव की महिलाएं इसको एलगंज बोलती थी। क्या बोलती थी? वहीं पास में मिलोनीगंज, मिलोनीगंज के बाजू में एलगंज। एलगंज वो थी क्या? लेडी एलगिन। वो क्या थी? लेडी एलगिन। अब लेडी एलगिन को बदल करके कौन सा कर दिए? शायद रानी दुर्गावती। अब अभी भी नाम वही है लेकिन अब नाम बदल दिया गया। अब क्या कर दिया गया है? रानी दुर्गावती। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? रानी दुर्गावती। तो हमारे नाम पे रखोगे कि दुश्मनों के नाम पे? हमारे नाम पे रखो। और हम कौन है आज से? रानी, राजा दुर्गावता। ठीक है, ऐसे ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, सरकारी चिकित्सालय जो अपने यहाँ का, इसको बहुत समय तक विक्टोरिया बोला जाता था, महारानी विक्टोरिया। अब शायद उसका भी नाम बदल गया, बाहर देखना, अच्छे से पढ़ना, हम देखे थे, कुछ और नाम लिख गया है। सेठ गोविंद दास की क्या, गोविंद दास की क्या लिखा है? सेठ गोविंद दास लिख दिया है। उन्हीं की जमीन है वो, सेठ गोविंद दास का खानदान हुआ है यहीं जबलपुर में। उनके बच्चे खेला करते थे हाई कोर्ट में, प्रांगण था, खेल का मैदान था। उनके लड़के बच्चे आकर के यहाँ पे रेके माडी खेलते थे, वहीं पे हाई कोर्ट। रेके माडी, खो खो, वो क्या कहते उसको, पकड़म पकड़ाई रे पगलिया, क्या खेलते थे? पकड़म पकड़ाई। फिर इतने बड़े बड़े, अब भाई अमीरों के शौक हैं ये। और वहाँ पे क्या बन गया है? एमपी का हाई कोर्ट। वहीं पर क्या बन गया है? अस्पताल। तो यही सभी चीजें देखना पड़ती है। पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? मिंटो। पगला मिंटो की अच्छा मिंटो? मिंटो हॉल। फिर एमपी विधानसभा का नया भवन बना, कब बन के तैयार हुआ? 1996 में, 1996। और नए विधानसभा भवन का नाम भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। ये किसके नाम पे रख दिया? इंदिरा गांधी। अपना तो है कम से कम, जैसा भी है कम से कम कैसा है? अपनी तो है, और अच्छी आयरन लेडी। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग बीजेपी के समर्थक हों तो हर कोई को बिल्कुल ऐसे ही मान लें। पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक हुआ करते थे, बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, तो 1971 पे इसी महिला ने छाती में पांव रख के, जिसको कहते हैं, ऐसा सेपरेशन किया था। ठीक है, तो कई लोगों के अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो नए विधानसभा का नाम क्या है? इंदिरा गांधी भवन। ये कब बन के तैयार हुआ? 1996 में। इसका उद्घाटन, वैसे तो इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था 1984 से। ये 1984 के बाद ही नाम, जीते जी अपना नाम कोई नहीं रखवाता, मरने के बाद 84 में कौन चली गई? इंदिरा। तो फिर नया विधानसभा भवन की जब आधार, और सरकार कांग्रेस की थी,
सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। तो अपने माई बाप के नाम पर ही इसका शिलान्यास उद्घाटन कब कर दिया गया? 84 में ही। आराम से बना 12-13 साल में, और बन के कब रेडी हुआ पूरे से? 1996 में। नाम क्या लिख गया? इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। फीता कौन काटा? तो फीता काटने वाले व्यक्ति थे शंकर दयाल शर्मा। ये तत्कालीन क्या थे? राष्ट्रपति। तत्कालीन क्या थे? राष्ट्रपति। तो फीता किसने काटा? माय मीन इनॉग्रेशन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? शंकर। पुराने का नाम क्या था? पुराना मिंटो, नया इंदिरा गांधी विधानसभा। इंदिरा गांधी विधानसभा बनना कब प्रारंभ हुआ? 84, और बन के कंप्लीट कब हुआ? 96। फीता किस तारीख को कटा? 3 अगस्त। फीता किस तारीख को कटा? 3 अगस्त 96। फीता किसने काटा? शंकर दयाल शर्मा। ये भी आता है कि इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? डिजाइन फिजाइन की थी जिसने। तो ये लड़के का नाम बार बार पढ़ोगे। कोरिया से आया नहीं था, नाम है भरा है, चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है इसका? चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है इसका? चार्ल्स कोरिया। चित्रकार अभी आप पढ़ते होगे, डिंडौरी के हैं कि कहाँ के हैं ये? जनगण श्याम, जंगल कलाम स्कूल जिनने शुरू किया था, आदिवासी में पढ़ाते हैं। जनगण सिंह श्याम, भज्जू श्याम उसी के खानदान के। तो ये मेन आदमी कौन था? जनगण श्याम। इसने चित्रकारी की है बाहर, इन्होंने ही चित्रकारी की है, बहुत ही आदरणीय है ये। क्या नाम है इनका? जनगण श्याम। और बहुत साथ है, ये भोपाल में स्थित होगी। भोपाल में ना होगी कि झाबुआ में होगा? भोपाल में। भोपाल के पहाड़ियों का नाम है अरोरा पहाड़ियाँ, अरोरा हिल्स। हिल्स का मतलब पहाड़ियाँ। और ये लिखा हुआ है कि 1998 में वास्तुकला के क्षेत्र का एक प्रसिद्ध अवार्ड है आगा खां अवार्ड। आगा खां, कभी मुस्लिम लीग पढ़ाए होंगे एक जमाने में, कभी पढ़ाए थे? तो उसके अध्यक्ष भी पढ़ाए होंगे, संस्थापक पढ़ाए होंगे, सलीमुल्लाह प्रथम अध्यक्ष पढ़ाए होंगे आगा खां। तो उनके नाम से एक वास्तुकार का अवार्ड चलता है, आगा खां वास्तुकार का अवार्ड। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है ये। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार 1998 बनने के तुरंत बाद, 96 में बना और 98 में लोग देखिए क्यों होंगे। तो आगा खां का अवार्ड कब मिल गया है? 1998 में इंदिरा गांधी विधानसभा भवन को मिला है। ठीक है। तीसरे नंबर में एमपी में सीटों का वितरण। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 29। पूरे देश में लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा राज्य का मामला नहीं है, देश का मामला, उसको भारतीय संविधान में पढ़ाएंगे। टोटल सीटें कितनी हैं? 552। अधिकतम सीटें कितनी हैं? पगला ढोर 552। अधिकतम सीटें कितनी हैं? उसमें 7 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर क्षेत्रों को छोड़ के रखी हैं कि जब पीओके हमारा हो जाएगा तो वहां इलेक्शन करवाएंगे। हमने उसको अपना मान रखा है। तो 7 सीटें कहां के लिए आरक्षित हैं? पीओके के लिए। लेकिन जब वो होगा तब होगा, अभी वहां के लिए इलेक्शन नहीं होते। लेकिन एक दिन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? करवाएंगे। तो अभी कितनों के लिए होते होंगे? 7 घटा दो, 545। 545 पूरे देश में। इसमें एमपी के लिए हिस्से में कितने विधान सांसद आते हैं? 29। तो एमपी में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 29। एमपी की लोकसभा सीटों में 6 सीटें आदिवासी एसटी बाहुल्य क्षेत्र है, तो 6 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? एसटी के लिए। और 4 सीटें किसके लिए? एससी के लिए। 6 सीटें एसटी के लिए और 4 सीटें एससी के लिए। ये याद रखना पड़ेगा। तो 29 में कितना? 6-4। 29 में कितना? 6-4। लोकसभा की, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। एमपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। इधर आइएगा। एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? लोकसभा की सीटें एमपी में 29। 29 में कैसा बंटवारा है? 6 और 4। ज्यादा किसको मिलेगी? एसटी को। कम किसको मिलेगी? एससी को। क्योंकि एमपी में एसटी ज्यादा कि एससी ज्यादा? एसटी ज्यादा। तो एमपी में एसटी के आरक्षण ज्यादा। और एमपी में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 11। इसमें आरक्षण होता है क्या? नहीं होता। इसके लिए आरक्षण होगा क्या? नहीं होगा। राज्यसभा के लिए काहे का आरक्षण पढ़ाएंगे जब लोकसभा राज्यसभा, तो देखना। ठीक है। तो लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? 6। और सॉरी, एसटी के लिए कितनी आरक्षित हैं? 6। और इसके लिए कितनी हैं? 4। तो ये भी याद करना है कि कौन कौन सी सीटें लोकसभा के लिए आरक्षित हैं और कौन कौन सी एसटी के लिए आरक्षित है और कौन कौन सी एससी के लिए आरक्षित है। एक है शेड्यूल्ड ट्राइब और एक है कास्ट, अनुसूचित जाति। वो बाद में याद कराएंगे, पहले इधर बताओ हमें। एमपी के पुराने विधानसभा भवन का नाम? एमपी के नए विधानसभा भवन का नाम?
उसका शिलान्यास कब हुआ? शिलान्यास का मतलब कुल्हाड़ी से खोदना, 1984। फीता कब कटा? इनॉग्रेशन कब हुआ? किसने किया? नए विधानसभा भवन का नाम? 320 सीटें कब हुई थी? 99। फीता कब कटा था? 3 अगस्त 1996। स्टार्टिंग में कितनी सीटें थी? वर्तमान में कितनी सीटें हैं? सन 2000 पे कितनी सीटें थी? +1। ये +1 कब गायब हुआ? 104वें 2019। एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? बताओ ना रे ढोरो। एमपी में लोकसभा की कितनी सीटें? 29 में। एसटी के लिए कितनी? एससी के लिए कितनी? राज्यसभा की कितनी सीटें? इस पे कोई और दिक्कत नहीं। राज्यसभा में कितनी सीटें? 11। लोकसभा में कितनी? 29 में। एसटी के लिए? एससी के लिए? एससी के लिए? अब यही याद रखना है कौन कौन सी सीटें एसटी की हैं और कौन कौन सी एससी की है। वैसे तुम मेरे को ट्रिक और मेथड और ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो से तो बहुत चिढ़ है, लेकिन क्या करूं, कई बार क्या होता है पढ़ाना पड़ता है। तो 4 सीटें एससी की आज से याद रख लोगे? बता दूं, लिख दूं? देखो तो 4 सीटें जो एससी की हैं यहां पर लिख दूं? याद हो जाएगा एक ही बार में? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा तो करो। भीटा, क्या बोला मैंने? उदय, क्या बोला मैंने? उदय। बस इतना ही याद रख लेना, भीटा उदय। भीटा और उदय ये एससी की 4 सीटें हैं। कभी ऐसा सवाल टकरा सकता है, इससे कौन सा जिला आएगा? भाभटे से। कौन सा जिला है? भिंड। भाभटे से करेगा भिंड। टमाटर से क्या आएगा? उल्लू से क्या आएगा? दा देवता से क्या आएगा? नहीं, दादावाद का। तो ये कौन सा है? भीटा उदय। 3 बार बोलो, भीटा उदय, भीटा उदय, भीटा उदय, भीटा उदय। बोल दो राम आएंगे। अब बोलो भीटा उदय। फिर से बोलो राम आएंगे। अब तो राम आ गए। अब तो राम। दिवाली मनाए कल, फटाके फोड़े, मजा आया? नहीं आया? आया। रोमटे खड़े हो रहे थे शिलान्यास के टाइम पे, ऐसे ऐसे हो रहे थे। जब पहली बार तस्वीर आई थी तो ऐसे ऐसे शरीर कुछ हलचल कर रहा था, करा होगा। जब आंखें ऐसी तो आया, कुछ फील हुआ। जो बहुत आस्थावान व्यक्ति हुआ है उसके साथ हुआ होगा। उसके घर अलग से आएंगे, सेपरेट आएंगे एक दिन बता के। तो ये क्या है? भीटा उदय। ये याद रहेगा। ये किसके लिए है? एससी के लिए। भिंड, टीकमगढ़, उज्जैन, देवास। 6 सीटें किसके लिए हैं? एसटी के लिए। अब मेरे को ट्रिक अच्छी लगती है क्या? नहीं, लेकिन मजबूरी में क्या करना पड़ता है रे? करवाना पड़ता है। मजबूरी में बनवाना पड़ता है, तो बनवा देते हैं। देख लो जरा, एसटी की 6 सीटें इधर लिख दें? लिख दें? हमने बोला धांसू। क्या बोला? धांसू बोला? बोला कि नहीं बोला? अरे चुप रह रे, पढ़ाने दे नलायक। ये किसका कॉल आ रहा है? पहले क्या बोला हमने? धांसू। कौन है धांसू? अरे पगलिया, धांसू बम है पगलिया। कल दिवाली थी ना, पहला क्या है? धांसू। फिर उसके बाद क्या किया? और फिर उसके बाद बोल दिया हमारी पॉलीथिन में रख। तीसरा शब्द क्या है? पटाखा लेने गए थे तो हमने क्या बोल दिया? धांसू। फिर उसके बाद क्या बोला? बम। और उसके बाद रख। जिले बनाओ फटाफट। ये कौन सा रहेगा? धार, शहडोल, बासे का रहेगा रे? बैतूल है? बैतूल। बढ़वानी वाली नहीं रे भाई, इतना तो याद रखना। बैतूल। बैतूल के बाद क्या आएगा? मां से मंडला। अरे कहां मुरैना रे? मां से क्या रहेगा? मंडला। रा से क्या बनेगा? रतलाम। खा से क्या बनेगा? खरगोन। इतना याद नहीं कर पाओगे रे ढोरो। 2 ही तो शब्द हैं। एक कौन सा है? भीटा उदय, और एक क्या है? ये याद हो गया होगा तुमको। ऐसे वाले मास्टर बहुत जल्दी हो कल ठीक से पढ़ाते हैं, मास्टर ठीक से पढ़ाते हैं।
क्या है पहले नंबर पर? धार। फिर क्या है? शेड्यूल। फिर उसके बाद क्या है? बैतूल के बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? एससी की सीटें कौन सी हैं? मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें। इसके लिए एसटी के लिए आरक्षण 1999 में कितनी? 1999 में कितनी? 288। कब? 15 उम्मीदवार। कब? 232 का नंबर कहां पड़ा है? कांग्रेस जीती थी। 98 का वर्ष कहां पड़ा है? आगा खां अवार्ड। 2019 का वर्ष कहां पड़ा है? 320 का वर्ष कब पर? 320 कहां पड़ा है? टीकमगढ़ एससी लोकसभा, टीकमगढ़ उज्जैन, बैतूल, मंडला। नए विधानसभा भवन का नाम? फीता काटा जिस आदमी ने काटा? शंकर दयाल। कौन सा दयाल शर्मा? इस पेज में कभी भी कुछ भी आएगा तो कोई दिक्कत होगी क्या? वास्तुकार कौन इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के? वास्तुकार का मतलब डिजाइन बनाने वाला। तो कौन थे? चित्र किसने बनाया? चित्र किसने बनाया? चित्र हम ऐसा बोले थे तो फीता कहलाया। चित्र किसने बनाया? जनगण सिंह श्याम। जनगण सिंह श्याम, ये दोनों नाम याद रखोगे। और आगा खां अवार्ड। तो जब 3 नंबर का टिप्पणी लिखने को आ जाती है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में, तो आपको क्या क्या बताना पड़ेगा इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में 3 नंबर की टिप्पणी जब लिखने को आएगी? तो पहली बात तो आपको लिखना पड़ेगा, एक तो लिखना पड़ेगा निर्माण, और निर्माण के ब्रैकेट पे क्या लिख सकते हो ऐसा? 1994 से 1996। एक तो ये लिख दोगे, 1984 है सर। अरे हाँ 1984 से 1996 ऐसा लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या लिख दोगे? नया नाम या पुराना नाम? पुराना नाम लिख दोगे। और उसके बाद क्या लिख दोगे? उद्घाटन। और ये क्या लिखोगे? उद्घाटन। अब तारीख लिखोगे कि नहीं? 3 अगस्त 1996। यही पहली वाली लाइन पर अवस्थिति लिखोगे कि नहीं? तो क्या लिखोगे? अरोरा हिल्स लिखोगे ऐसा, अरोला हिल। अब ब्रैकेट में भोपाल नहीं भी लिखोगे तो इतना वो कॉपी चेक करने वाला वो नहीं है, इतना जानता है। और इसके बाद क्या लिखोगे? विशेष लिखोगे कि नहीं? विशेष। और विशेष पे क्या लिखोगे? 1998 में कौन सा अवार्ड? आगा खां अवार्ड। ठीक। अभी ये वाली लाइन पर लिखोगे क्या? वास्तुकार। और एक और क्या लिखोगे? चित्रकार। इन दोनों के केवल क्या लिख देना है? नाम। जब इतने 3 तरीके के तथ्य लिखोगे, अब तीसरे वाले विशेष में आप लिख सकते हो, तीसरे वाले विशेष में वास्तुकार डैश करके क्या लिख दोगे? जनगण श्याम। सॉरी, वास्तुकार पे लिख दोगे चार्ल्स कोरिया, चित्रकार पे जनगण श्याम, और वहीं पर लिख दोगे 1998 में आगा खां अवार्ड। अब अंक पूरा मिलेगा 2.5। 3 में अब कितना मिलेगा? 2.5। ऐसे याद रखना पड़ेगा। और एमपी में विधायिका का विकास अभी पढ़ के बताए थे ना, वैसे ही पढ़ना पड़ता है। अब आगे चले, ये वाला पेज हो गया। चलिए इसके आगे की बातचीत अभी करते हैं कुछ देर बाद। थक गए हम? थके नहीं, मतलब थोड़ा सा रेस्ट, 5 मिनट। क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम। घर नहीं जाना रे, अभी पढ़ाएंगे अभी।